सभी को मेरा नमस्कार। अपने केमिस्ट्री पढ़ रही हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए हमने क्लास शुरू कर रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत की है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में 4 प्रकार की एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। यहाँ पे सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हमें पढ़ना है इसमें एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो भी हमने पढ़ लिया है। तीसरा एप्लीकेशन इसमें है एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, वो भी हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में हम पढ़ रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है सभी को इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बेसिक नेचर ऑफ एमीन की जब हम बात करते हैं तो देखो भी एमीन जो है, एमीन 3 प्रकार की एमीन की बात करेंगे अपने। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन को हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। प्राइमरी एमीन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है इसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है RnH2। सेकेंडरी एमीन को हम लिखते हैं 2 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन जो होता है इसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ये सेकेंडरी एमीन। टर्सरी एमीन में को हम लिखते हैं 3 डिग्री एमीन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं इस तरह से। तो इनकी हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इनको 3 फैक्टर कंट्रोल करते हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को। तो लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन, है ना। तो हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक एमीन की, तो लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ जो है इसको 3 फैक्टर कंट्रोल करते हैं भी। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन इज कंट्रोल्ड by 3 factors, 3 following factors। 3 फैक्टर इनको इफेक्ट करते हैं। 3 फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करेंगे। कौन कौन से 3 फैक्टर हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। दूसरा हम बात करेंगे स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट तीसरा फैक्टर जो कंट्रोल करता है वो आता है इसमें सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी, तो इनको एक एक करके हम देखते हैं कि ये कैसे इनको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैसे बेसिक स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैसे बेसिक स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। तो देखो भी ये हमने लिखा प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन जो होता है उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, ये प्राइमरी एमीन। फिर हमने लिखा सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन में एल्काइल ग्रुप कितने हो जाएंगे, 2। तो नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। टर्सरी एमीन की बात करते हैं तो टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी और टर्सरी, तो इनमें हम जब लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं
तो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो अराउंड नाइट्रोजन के चारों ओर एल्काइल ग्रुप जो है इनकी नंबर इंक्रीज हो रही है। और जब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो हम जानते हैं कि एल्काइल जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें एक ही प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं और यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप द्वारा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और जब ये हम जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी को क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भी, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोन पेयर अवेलेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे लोन पेयर अवेलेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और जब लोन पेयर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो सीधी सी बात है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे टर्सरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन और फिर प्राइमरी एमीन। तो ये बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर जो आया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का वो किसके बेस पे आया है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हमारा ये निकल कर आता है। टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। तो सेकंड फैक्टर हमारा कौन सा है, स्टेरिक इफेक्ट। तो हम बात करेंगे स्टेरिक इफेक्ट की। तो स्टेरिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कैसे कंट्रोल करेगा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है भीड़ बढ़ना, है ना। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन के चारों ओर एल्काइल ग्रुप की भीड़ का बढ़ जाना। तो स्टेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। स्टेरिक इफेक्ट कैसे कंट्रोल करता है, तो जब नाइट्रोजन के चारों ओर एल्काइल ग्रुप की भीड़ बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन पे जो प्रोटॉन जुड़ेगा उसको जुड़ने में दिक्कत आएगी। इसको हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो जैसे जैसे स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है प्रोटॉन के लिए वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो क्राउडिंग या भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी नाइट्रोजन के चारों ओर। तो देखो भी ये हमारा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी और टर्सरी में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है इसका एक ही है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की नंबर देखो, एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ गए, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की नंबर बढ़ गई, 2 होगी, और यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है और ज्यादा बढ़ गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ेगा नाइट्रोजन पे, और यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो इस प्रोटॉन के लिए जो इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो लेफ्ट से राइट चलने पर हम क्या देख रहे हैं
कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जब इंक्रीज हो रहे हैं तो क्राउडिंग जो है, क्राउडिंग अराउंड नाइट्रोजन जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब नाइट्रोजन के चारों ओर क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और लोन पेयर अवेलेबिलिटी जब डिक्रीज हो रही है तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ भी इनकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट चलने पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब इनकी क्राउडिंग जो है नाइट्रोजन के चारों ओर इंक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन के चारों ओर जब इनकी नंबर इंक्रीज हो रही है, क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है, तो इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है आने वाले प्रोटॉन के लिए वो कम हो रही है, तो वो उतना आसानी से प्रोटॉन नहीं जुड़ पाएगा। तो इस बेस पे हम देखें तो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आ रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट से उल्टा आ रहा है। कहने का मतलब यहां पे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, फिर प्राइमरी एमीन की 1 डिग्री, उसके बाद में आता है सेकेंडरी एमीन और फिर टर्सरी एमीन। तो ये जो अपना ऑर्डर आया है बेसिक स्ट्रेंथ का वो किसके बेस पे है, स्टेरिक इफेक्ट के, है ना। तो ऑन बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट ऑर्डर जो है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन का ये आता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो इस प्रकार हमने देखा भी दूसरा फैक्टर स्टेरिक इफेक्ट जो है वो कैसे इसको कंट्रोल करता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन को। अब हम चलते हैं तीसरा फैक्टर जिसकी हमने बात की थी, कौन सा, सोल्वेशन एनर्जी। तो हम देखेंगे कि सोल्वेशन एनर्जी जो है वो एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करता है या कैसे कंट्रोल करता है। तो इसमें तीसरा जो फैक्टर है हमारा वो कौन सा है, सोल्वेशन एनर्जी। सोल्वेशन एनर्जी की जब बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सोल्वेशन एनर्जी का मतलब यहां पे क्या है। तो जब भी हम किसी कंपाउंड्स को या किसी भी स्पीसीज को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी। और जब सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा घुलेगी तो उसमें उस कंडीशन में ज़्यादा सोल्वेशन एनर्जी निकलती है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी इसको देखते हैं, देखो भी ये हमारा प्राइमरी एमीन RNH2, ये प्राइमरी एमीन। फिर हम बात करें सेकेंडरी एमीन की, तो ये हमारा सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में क्या होता है कि 2 एल्काइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पे जुड़ जाते हैं, ये सेकेंडरी एमीन, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, ये प्राइमरी एमीन, ये हमने लिखा सेकेंडरी एमीन। टर्सरी एमीन जब हम लिखते हैं तो टर्सरी एमीन में क्या होता है, 3 एल्काइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पे जुड़ जाते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे जो है एमीन है और ये कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं। ये सारे की सारी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। अब इन कॉन्जुगेटेड बेस से हमें कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है। तो जब हम कॉन्जुगेटेड बेस से कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएंगे तो क्या करना है, इनके ऊपर प्रोटॉन को जोड़ना है। तो प्रोटॉन को ऐड करवाना है। तो देखो भी ये प्रोटॉन
जो है वो यहाँ से लोन पेयर लेके इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका कॉन्जुगेटेड एसिड जो है वो ऐसे बनेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर 3 H जुड़ जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार देखो भी यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएंगे तो ये प्रोटॉन यहाँ पे लोन पेयर ले लेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रोटॉन को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें इनके कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये बना, नाइट्रोजन के ऊपर 2 H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के ऊपर और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड हमारे प्राप्त हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। और जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यानी कि OH2 जो है वो इन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। फिर सेकेंडरी एमीन की बात करें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और टर्सरी एमीन में जाएंगे तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे OH2 मॉलिक्यूल और OH2 और यहाँ पर भी OH2। तो यहाँ पे बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की नंबर कितनी होगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब हम प्राइमरी से टर्सरी के ऊपर जाते हैं यानी कि अप टू डाउन चल रहे हैं तो यहाँ पे जो सॉल्वेशन जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना। सॉल्वेशन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे सॉल्वेशन है ना, सॉल्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की नंबर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो ये ज्यादा घुलेगा, ये कम घुलेगा और ये और भी कम घुलेगा। तो जो ज्यादा घुलता है तो प्राइमरी जो है अपना ये ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, तो सॉल्वेशन इसका सबसे ज्यादा है। और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी जो है, सॉल्वेशन एनर्जी वो फिर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जा रही है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सॉल्वेशन कम होता जा रहा है, तो सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे जाने पर। जब सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इनके इंक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी जो है वो घट रही है, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो सीधी सी बात है स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये हमारा मोस्ट स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड है प्राइमरी एमीन वाला ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल, और ये लेस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, लेस्ट स्टेबल। तो अप टू डाउन जाने पर इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये मोस्ट स्टेबल है तो इसका जो बेसिक नेचर जो होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये मोस्ट बेसिक होगा, प्राइमरी एमीन जो हमारा वो क्या होगा, मोस्ट बेसिक होगा। और ये लीस्ट स्टेबल है तो इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, लीस्ट होगी, तो ये लीस्ट बेसिक होगा। तो टर्सरी जो है इसकी बेसिक नेचर जो है वो कम हो जाएगा, तो ये हमारा लीस्ट बेसिक होगा। तो इस प्रकार हमने देखा सॉल्वेशन एनर्जी के बेस पे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी है, प्राइमरी की है, और सबसे कम टर्सरी की होती है। तो यहां पे हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पे क्या है, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये ऑर्डर यहां पे आता है किसके बेसिस पे, सॉल्वेशन एनर्जी के बेसिस पे। तो हम लिखेंगे ऑन बेसिस ऑफ अबव फैक्टर, ऑन बेसिस ऑफ अबव फैक्टर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ,
ऑफ एलिफेटिक एमीन हमारा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये तीन फैक्टर जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन पहला जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका जो ऑर्डर आया था वो इन दोनों से उल्टा आ रहा है। इसका मतलब तीनों फैक्टर जो है वो सेम ऑर्डर नहीं बता रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को मिलाकर कंबाइन करके हमें ऑर्डर जो है वो क्या याद करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, तीनों को मिलाकर क्या ऑर्डर यहाँ पे रहने वाला है तो वो हमें याद करना है। तो इन तीनों, क्योंकि तीनों फैक्टर का अलग अलग ऑर्डर तीनों बता रही हैं, दो सेम बता रही हैं, एक अलग बता रहा है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑन कंबाइनिंग, तीनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ऑन कंबाइनिंग ऑफ अबव थ्री फैक्टर्स, इनको हम कंबाइन कर रहे हैं। तो द ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन जो है वो क्या रहने वाला है, इसको हमें याद करना है। तो इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो फिर ये ऑर्डर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा सेकेंडरी, फिर हमें याद करना है प्राइमरी और सबसे कम टर्सरी एमीन। ये ऑर्डर रहेगा। लेकिन हमें और क्या ध्यान रखना है, बट इन गैस फेज या हम बात करें और वेपर फेज, गैस फेज या वेपर फेज की जब भी बात करते हैं अपने वेपर फेज, तो तब ऑर्डर जो है वो क्या रहने वाला है, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या रहने वाली है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो वेपर फेज की बात करते हैं या हम गैस फेज की बात करते हैं तो ऑर्डर रहेगा टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें याद करना है। तो तीन फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। तीनों फैक्टर में सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसके बेसिस पे हमने देखा, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की थी। उसके बाद में हमने स्टेरिक इफेक्ट देखा और सोल्वेशन एनर्जी देखा। तो उनके बेसिस पे जो अपना ऑर्डर निकल के आ रहा था वो क्या रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर हमने क्या किया, तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके जो ऑर्डर निकल के आता है वो ये आता है। हमें ये याद करना है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। तो ये तो कब, जब अपने नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन जब गैस फेज की बात करेंगे या वेपर फेज की बात करेंगे तब हमारा ऑर्डर ये निकल कर आता है। तो इस तरह से हमने फाइनली जो ऑर्डर क्या आता है वो हमने नोट किया है। तो ये आपको याद करनी है। तो इस प्रकार हमने देखा बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स जो है, उसमें एमीन का बेसिक नेचर क्या रहने वाला है वो सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन। तो नेक्स्ट हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन की बात करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ऑर्डर क्या रहने वाला है, इसको हमें याद करना है। तो जब भी बात करते हैं रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ की, तो देखो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी एमीन तो हमारा ये है RnH2। सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं तो उसमें 2 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा सेकेंडरी एमीन हो गया। टर्सरी एमीन की बात करें तो टर्सरी एमीन में एल्काइल ग्रुप जो है वो बढ़कर कितने हो जाते हैं, नाइट्रोजन पे
3 हो जाते हैं, और ये हमारा अमोनिया NH3। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये प्राइमरी को 1 डिग्री से लिखा हमने, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्सरी को 3 डिग्री से लिखा, और ये हमारा 0 डिग्री, इस तरह से। तो अब देखो भी, जब हमारा एल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप हमारा मिथाइल ग्रुप हो, तब तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर हमारा टर्सरी एमीन, और सबसे कम अमोनिया। तो ये ऑर्डर हमारा कब होता है, जब एल्काइल ग्रुप कौन सा जुड़ा हो, मिथाइल। लेकिन जब एल्काइल ग्रुप मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप जोड़ दें, कौन सा ग्रुप जोड़ दें, इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, तब ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें याद करना है इसको, सबसे ज्यादा सेकेंडरी, उसके बाद में अब टर्सरी आ जाएगा, फिर प्राइमरी, और सबसे कम है अमोनिया। तो इनको मैं इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूं, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं अपने, इस तरह से, इस तरह से। चलो मैं इसको ना पूरा रेड से लिख देता हूं, ये अलग हमें याद रह जाएगा। जब इथाइल ग्रुप जुड़ा हो, इथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी, उसके बाद में टर्सरी, फिर हमारा कौन सा आता है, प्राइमरी, और फिर आता है अमोनिया। इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। तो इस तरह से ये ऑर्डर हमारा कब रहने वाला है, जब एल्काइल ग्रुप कौन सा हो, इथाइल ग्रुप हो। लेकिन हमें एग्जाम में ये दोनों मिक्स करके पूछ लें, है ना, दोनों ही दे दें, हमें मेथिल ग्रुप भी दे दें और इथाइल ग्रुप भी दे दें, उस कंडीशन में हम ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो मैं लिख देता हूं, मिक्सिंग के केस में कैसे करना है हमें याद। तो जब बात आए मिक्सिंग की, तो उस केस में हमें कैसे याद रखना है, तो मैं लिख देता हूं, उस केस में सबसे ज्यादा तो होगा सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी। लेकिन कौन सा सेकेंडरी, जब इथाइल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। फिर आता है टर्सरी, टर्सरी भी कौन सा, जब इथाइल ग्रुप जुड़ा हो तब। फिर बात करेंगे, देखो अब उसके बाद में जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी कौन सा, जब मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो 2 डिग्री। फिर हम बात करें, फिर वापस से जब इथाइल ग्रुप जुड़ा हो वो प्राइमरी आएगा 1 डिग्री। उसके बाद में फिर अपना कौन सा आएगा, जब मिथाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप जुड़ा हो 1 डिग्री, तब ये आएगा। और फिर बाद में हमारा मिथाइल ग्रुप वाला कौन सा, टर्सरी, और सबसे कम किसका, अमोनिया का। तो ये ऑर्डर हमें याद करना है, जब दोनों को मिक्स करके हमसे पूछ ले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो उस कंडीशन में हमें ये ऑर्डर इस तरह से याद करना है। तो इस तरह से हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट, उसको कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।